काम करते करते अचानक आयुष की कुदाल किसी सख्त चीज से टकराई। जमीन खोदने पर उसे चमचमाते सोने के सिक्कों से भरा घड़ा मिल गया। उसकी आंखें हैरानी और खुशी से चमक उठी। अरे अरे, ये कैसी आवाज, ये क्या है? हे भगवान, ये तो सोना है। लेकिन ये सपना तो राघव भैया का था। मतलब ऊपर वाले ने उनका सपना पूरा कर दिया। ये सोना मेरा नहीं है, ये तो उन्हीं का हक है। मां ने कहा था जब समय आएगा तो सब मिलेगा। इसका मतलब अभी उनका समय है, मेरा नहीं। लेकिन कोई बात नहीं, मेरा भी वक्त जरूर आएगा। हां, जल्दी ही आएगा। आयुष बिना देर किए सीधे राघव के घर की ओर चल पड़ा। उसके चेहरे पर सुकून था, क्योंकि उसे पता था कि सच्चाई और ईमानदारी ही सबसे बड़ा धन है। क्या हुआ आयुष, मेरे घर कैसे आना हुआ? तुम्हारा सुबह का सपना सच हो गया है क्या? ऊपर से पैसे गिरे क्या तुम्हारे ऊपर? जल्दी बताओ, गिरे क्या ऊपर से पैसे? अरे नहीं भाई राघव, ऊपर से पैसे तो नहीं गिरे, लेकिन जमीन के नीचे से सोना निकला है। वही सोना जो तुम्हारे सपने में आया था, मेरी जमीन में मिला है। यार, तुम तो बहुत लकी हो भाई, तुम्हारा सपना सच हो गया। चलो अब जल्दी चलो, तुम्हारा सोने का घड़ा तुम्हारा इंतजार कर रहा है। अरे, ये मजाक तो नहीं कर रहा? क्या बताऊं यार, एक बार जाके देख ही लेता हूं। क्या पता आयुष सच कह रहा हो। सच में बहुत बड़ा बेवकूफ है ये। इसने खुद ना लेकर सोना मेरे लिए छोड़ दिया। चलो चलो जल्दी चलो, क्या बातों में लगा हूं मैं। फिर आयुष मुस्कुराता है और धीरे धीरे अपने घर की ओर लौट जाता है। उसके दिल में तसल्ली थी कि ईमानदारी ही असली दौलत है। क्या हुआ? खेतों से क्यों चला आया? वो क्या है ना माँ, आज तबीयत थोड़ी ठीक नहीं लग रही है, इसलिए जल्दी चला आया खेत से। मुझे तो उदास सा लग रहा है। क्या हुआ बेटा? जरा बता तो सही, क्या हुआ? अरे कुछ नहीं हुआ माँ, कुछ भी नहीं हुआ। देख आयुष, दुखी मत हो, एक दिन सब ठीक हो जाएगा, देखना। राघव उत्साह से खेत की ओर निकल पड़ा। मन ही मन सोच रहा था कि अब उसकी किस्मत बदलने वाली है। अरे, उस बेवकूफ ने सच ही कहा था। सच में जमीन के अंदर से घड़ा निकला है। अरे वाह, कितना बड़ा मूर्ख है वो। अपनी ही जमीन से निकला खजाना मुझे दे दिया। चलो खोल कर देखता हूं इस घड़े को, आखिर इसमें है क्या। अरे ये क्या है? अरे ये तो मकड़ियां हैं। अच्छा हुआ मैंने अंदर हाथ नहीं डाला, वरना मेरा तो बुरा हाल हो जाता। वाह रे, बच गया भाई। ये तो जहरीली कीड़े हैं, अगर मुझे काट लेती तो मैं यहीं मर जाता। ऊपर वाला ही बचा लिया मुझे। लेकिन ये आयुष तो बड़ा शातिर निकला। मुझे फंसाना चाहता था, मुझे तो मारना ही चाहता था। ठहर, अभी आता हूं तेरे घर, तुझे छोड़ूंगा नहीं। यही मकड़ियां तेरे घर पर फेंक दूंगा। जब ये तुझे काटेंगी तभी तुझे समझ आएगा कि असली शैतानी किसने की। राघव गुस्से से घड़ा उठाकर आयुष के घर की छत पर चढ़ गया। उसने बिना सोचे समझे पूरा घड़ा उलट दिया। अचानक उसमें से सोने की चमकदार मोहरें और जेवरात बाहर बिखर गई। माँ देख रही हो, ऊपर से सोने की मोहरें गिर रही हैं। माँ, ऊपर वाले का चमत्कार देखो। अरे देखो। अरे ये क्या? ये तो सोने की मोहरें निकली। मतलब घड़े के सिर्फ ऊपर ही मकड़ियां थीं
और नीचे पूरा सोना। अरे यार, अगर घड़ा पलटने से पहले एक बार अंदर देख लेता तो ये सारा सोना मेरा होता। मेरी तो किस्मत ही फूट गई। बस एक नजर डाल लेता तो आज मैं अमीर बन जाता। हाय हाय, छी छी छी, ये मैंने क्या कर दिया। हे ऊपर वाले, मैंने कितनी बड़ी गलती कर दी। मधुपुर गांव के पश्चिमी छोर पर रतन नाम का एक कुमार अपनी पत्नी पारुल के साथ एक छोटे से मिट्टी के घर में रहता है। रतन मिट्टी के बर्तन बनाकर बाजार में बेचता है और इसी से उनका घर चलता है, जबकि पारुल पूरी लगन से घर संभालती है। पारुल अन्य लड़कियों की तुलना में अधिक बुद्धिमान और मेहनती है। कभी कभी वह मिट्टी के बर्तन बनाने में रतन की मदद भी करती। अरे सुनते हो, तुम्हारा अब तक काम खत्म नहीं हुआ। देखो सूरज तो सिर पर आ गया है। कब से बैठे हो? आज बाजार नहीं जाओगे? क्या क्या खाओगे या फिर इस मिट्टी से ही पेट भरोगे? अरे कौन है? ओ तुम हो? हाँ हाँ, बस हो ही गया। यह मिट्टी खत्म हो जाए फिर बाजार जाऊंगा। अभी भी मिट्टी खत्म नहीं हुई? अच्छा ठीक है, जल्दी खत्म करो और जाओ। बहुत देर हो चुकी है और ज्यादा देर करोगे तो कुछ नहीं मिलेगा। हाँ हाँ, बस हो गया, अब जा रहा हूँ। सुनो, दरवाजे के पास छाता रखा है, लेते जाओ। धूप बहुत तेज है, कहीं तबीयत ना खराब हो जाए। मैं यूं ही सुबह सुबह बाजार जाने को नहीं कहती। हाँ हाँ, ले रहा हूँ। उसी गांव के उत्तर दिशा में जोधू नाम का एक और कुमार रहता है। वैसे से वह भी रतन की तरह कुमार है, लेकिन स्वभाव में बिल्कुल अलग। वह लोगों को धोखा देने, उन्हें बेवजह परेशानी में डालने और फरेब करने में ही मजे लेता है। जहां रतन सुबह से अपने काम में व्यस्त था, वहीं जोधू सुबह से अपने घर के सामने बैठकर जो भी उसके सामने से गुजरता, उससे बेवजह बात छेड़कर और दूसरों की बुराई करने में लगा था। इसी बीच एक बाहरी गांव का व्यक्ति किसी को खोजते खोजते वहां से गुजर रहा था। यह देखकर जोधू खुद आगे बढ़कर उससे बोलने लगा। अरे भाई साहब, इधर आइए, किसे ढूंढ रहे हैं? हाँ हाँ, दरअसल मैं पास के ही गांव से आया हूँ। मेरा नाम काली चरण दास है। मैंने सुना है कि आपके गांव में रतन नाम का एक कुम्हार रहता है और उसके हाथ का काम बहुत अच्छा होता है, एकदम शुद्ध कला। क्या आप मुझे रतन कुमार के घर का पता बता सकते हैं? हद हो गई। अच्छा, ये सुनकर तो खून खोल उठता है। हाँ हाँ, मैं उसे जानता हूं, मगर एक बात कहूं, ऐसा ना समझिए कि मैं अपनी तारीफ कर रहा हूं, लेकिन मैं भी पेशे से कुम्हार ही हूं। मेरा नाम यदु है और सभी मुझे यदु कुम्हार के नाम से जानते हैं। मेरा काम भी कुछ कम अच्छा नहीं है। बस मैं रतन की तरह अपनी खुद की तारीफ नहीं करता, नहीं तो मेरा नाम भी आपने सुना ही होता। खैर, अगर आपको कोई आपत्ति ना हो तो मुझे बताइए कि आपको किस चीज की जरूरत है। नहीं नहीं, कोई बात नहीं, मगर मुझे सिर्फ रतन कुमार की ही जरूरत है। मैंने उनके बारे में बहुत कुछ सुना है और बड़ी उम्मीद से आया हूँ। बस आप इतना बता दीजिए कि उनका घर किशोर है, इससे मुझे बहुत मदद मिलेगी। हाँ हाँ, बता रहा हूं, मैं तो बस अच्छी बात कह रहा था, लेकिन आपको सुननी नहीं। खैर, इस सामने वाले रास्ते से पश्चिम की ओर चले जाइए। करीब 10 मिनट चलने के बाद एक तालाब आएगा। उसी तालाब के बगल की गली में जो आखिरी घर है, वही रतन का घर है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। देखने में तो यह आदमी पैसे वाला लगता है, जरूर रतन को कोई बड़ा ऑर्डर देने जा रहा होगा। यह मौका छोड़ना ठीक नहीं। अगर मैं भी पीछे पीछे जाऊं और कुछ बात सुन लो तो शायद मुझे भी कोई फायदा हो जाए। यह सोचते हुए जोधू भी चुपचाप उस आदमी के पीछे चल पड़ा।
जब वह आदमी रतन के घर के अंदर गया तो जोध घर के पास एक पेड़ के पीछे छिपकर उनकी बातें सुनने की कोशिश करने लगा। रतन भाई, क्या आप घर पर हैं? नहीं, वह घर पर नहीं है, वह बाजार गए। बताइए क्या बात है? मैं उनकी पत्नी हूँ। दरअसल मैं उन्हें कुछ सामान का ऑर्डर देने के लिए आया हूँ। सुना है कि उनके हाथ का काम बहुत अच्छा होता है। अच्छा, आइए बैठिए, वो अभी आते ही होंगे। अरे देखो, ये आ गए। ये तुम्हें कुछ ऑर्डर देने आए हैं। तुम इनसे बात करो, मैं तालाब से पानी भरकर लाती हूँ। भगवान का बहुत बहुत धन्यवाद, कई दिनों से कोई ऑर्डर नहीं आया था। अरे वो पेड़ के पीछे कौन खड़ा है? कोई छिपकर हमारे घर की बातें सुन रहा है। देखूं तो कौन है? अरे यह तो जोधू दादा है। ये जरूर कोई चाल चल रहा होगा। यह आदमी कभी सीधा नहीं हो सकता। इस पर नजर रखनी होगी। पता नहीं क्या साजिश कर रहा है। इसी बीच पारुल ने देखा कि वह आदमी जो ऑर्डर देने आया था अब रतन का घर छोड़कर बाहर निकल गया और उसके पीछे पीछे जोधू भी चुपचाप वहां से निकल पड़ा। नहीं, मुझे भी इसके पीछे जाकर देखना होगा कि जोधू दादा क्या योजना बना रहा है। मुझे यह मामला ठीक नहीं लग रहा। जोधू के पीछे पीछे चलते हुए पारुल ने देखा कि जोधू केल नाम का एक लड़के के घर में घुस गया। यह देखकर पारुल अपने आप से बोली, जानती थी अगर जोधू दादा केलो के घर गया है तो इसका मतलब जरूर कोई साजिश हो रही है। मुझे चुपके से उनके घर के पीछे जाकर सुनना होगा कि यह दोनों क्या बात कर रहे हो। अरे रे, मैं क्या झूठ बोल रहा हूँ? तुझे तो आखिर झूठी कहानियां सुनाने का कोई शौक नहीं है। ध्यान से सुन, रतन को 100 खास डिजाइन वाले मिट्टी के गिलास बनाने का ऑर्डर मिला है। आज मंगलवार है और अगले मंगलवार सुबह वह आदमी रतन से सारे गिलास लेने आएगा। हमें जो भी करना है सोमवार रात को ही करना। सब समझ गया, लेकिन करना क्या है? कुछ सोचा है? ऐसा कुछ करना होगा जिससे रतन की बदनामी हो जाए और उसका सारा काम तुझे मिलने लगे। अरे हाँ रे हाँ, क्या तू मुझे बेवकूफ समझता है? मैंने पहले से ही सोच लिया है। अब ध्यान से सुन, सोमवार रात को तू एक बाल्टी पानी लेकर रतन के घर में चुपके से जाएगा। वहां रखे 100 गिलासों में पानी डालकर चलाएगा। बस फिर जो होना है वह रात भर में हो जाएगा। सुबह तक गिलास खराब हो जाएंगे और जब वह आदमी आएगा तो रतन उसे गिलास दे ही नहीं पाएगा और उसे बचाने कोई नहीं आएगा। ये सोचकर ही मेरा दिल खुश हो रहा। वाह यदूद, तुम्हारा कोई जवाब नहीं। मजा आ गया। अच्छा तो ये है तुम्हारी साजिश, लेकिन जो दूधा अगर तुम चालाक में उस्ताद हो तो मैं भी कम नहीं। अब देखती हूँ कि कैसे तुम अपने मंसूबों में कामयाब होते हो। चलो अब घर जाकर कुछ सोचना होगा। अच्छा हुआ तुम आ गई। वह आदमी मुझे 100 आकृति वाले गिलास बनाने का ऑर्डर देकर गया है। कई दिनों बाद अच्छा खासा पैसा घर आएगा। हाँ, सही कहा तुमने। बस ध्यान से गिलास पर लाना। और हाँ, कल जब तुम बाजार जाओगे तो मेरे लिए 100 प्लास्टिक के गिलास भी लेते आना। यह बहुत जरूरी है, भूलना मत। प्लास्टिक के गिलास और वो भी 100। इनका क्या करोगी? ऑर्डर तो मिट्टी के गिलास का मिला है। ओहो, तुम नहीं समझोगे। जो कहा है बस वो लाकर दे देना। अच्छा ठीक है, लेकिन पता नहीं तुम्हारे दिमाग में क्या चल रहा है। समझने की जरूरत नहीं। अब तुम अपना काम करो, मैं खाना बनाने जा रही हूँ। अच्छा ठीक है। अरे सुनो, उठो, सुबह हो गई, तुम्हें काम पर लगना है। हाँ हाँ उठ रहा हूँ। हाँ, जल्दी से उठो और अपना काम शुरू करो। और हाँ, 8 बजे तक बाजार निकल जाना। हाँ हाँ, आज देर नहीं करूँगा। ठीक है, तुम जाओ, मैं कपड़े बदलकर चाय बना रही हूँ। इसके बाद दोनों अपने अपने कामों में लग जाते हैं। रतन अपनी मिट्टी के गिलास बनाने में और पारुल अपनी तैयारी में। जाओ बाजार से सामान ले आओ। और हाँ, जो कल लाने के लिए कहा था वह भूलना मत। अच्छा ठीक है। यह कहने के बाद
पारून घर के अंदर चली जाती है और रतन बाजार के लिए निकल पड़ता है। कुछ देर बाद रतन बाजार से लौटकर दरवाजे के पास एक बोरी लगता है और उनको आवाज देता है। अरे सुनो, बाजार का सामान ले लो। अच्छा आ गए, दो और बताओ गिलास लाए हो ना? हाँ लाया हूँ, दरवाजे के पास रखे हैं। लेकिन इनका क्या करोगी? अरे बताया तो था कि जरूरी काम है, सही समय पर सब समझ आ जाएगा। पता नहीं तुम्हारे दिमाग में क्या चल रहा है। बस जब गिलास तैयार हो जाए तो मुझे बताना, मैं जैसे कहूँगी वैसे करना। क्यों, अब क्या करना होगा? बस जो कहूँ वही करना, तुम्हारा कोई नुकसान नहीं होगा। अच्छा ठीक है, वैसे भी तुम्हारी बातें मानने के अलावा और कोई चारा नहीं। इसके बाद रतन मिट्टी के गिलास बनाने में जुट जाता है और पारुल भी अपने काम में लग जाती है। हफ्ता इसी तरह बीत जाता है और सोमवार रात आ जाती है। चलो आखिरकार बायना पूरा हो गया। अब बस कल सुबह आदमी को गिलास देकर निश्चिंत हो जाऊंगा। हाँ, सब कुछ तैयार हो गया, मैंने भी जो करना था कर लिया। अब बस समय का इंतजार करना है। लेकिन तुमने क्या किया और किसका इंतजार? थोड़ा इंतजार करो, सब कुछ साफ हो जाएगा। अब कुछ मत सोचो, बस चुपचाप सो जाओ और कमरे की बत्ती बुझा दो। ठीक है, बुझा रहा हूँ। रतन बत्ती बंद कर देता है और दोनों चुपचाप लेट जाते हैं। कुछ मिनटों के बाद घर के बाहर हल्की हल्की आवाजें सुनाई देती हैं। कौन है? चुप रहो, लगता है शिकार जाल में फंसने वाला है। घर के बाहर केलो चुपके से एक बाल्टी पानी लेकर आंगन में आता है। वह आंगन में कपड़े से ढके एक ढेर को देखकर मन में सोचता है, यही है ग्लास, एक बार कपड़े हटाकर देख लेता हूँ। हाँ, यही मिट्टी के गिलास है। कितने सुंदर डिजाइन किए हुए हैं। लेकिन रतन दा, तुम्हारी किस्मत खराब है। भगवान की मर्जी यही है कि तुम्हें सुख नहीं मिले। यह कहते हुए केलो जदू की योजना के अनुसार पूरी बाल्टी पानी गिलासों पर डाल देता है। पानी गिरने की आवाज सुनते ही पारुल और रतन कमरे से बाहर आ जाते हैं। क्या हुआ केलोदा, रुको, भागना मत, जरा देख तो लो, जो करने आए थे वह सही से हुआ या नहीं। हे भगवान, केलो मेरे सारे गिलासों पर पानी डाल दिया। अब मैं क्या करूं? कल सुबह आदमी को क्या दूंगा? इतना घबराओ मत, सब ठीक है। तुमने कहा था ना कि गिलास तैयार होने के बाद उन्हें अच्छे से प्लास्टिक से ढक कर रखना। हाँ, और मैंने वैसा ही किया था। अरे मैंने क्या किया था, तुम्हारे लाए हुए प्लास्टिकों के गिलास को मिट्टी जैसा रंग कर सुंदर डिजाइन बनाकर ऊपर रख दिया था। फिर असली गिलासों को मैंने अच्छे से छुपा दिया था। मतलब मैंने जिन गिलासों पर पानी डाला वह असली नहीं थे? बिल्कुल नहीं कलोदा, वह सिर्फ प्लास्टिक के गिलास थे। देखो, तुम्हारे पानी डालने से उनका रंग धुल गया और प्लास्टिक बाहर आ गया। तुम्हें क्या लगा मेरे पति सीधा साधा है तो तुम लोग उसकी मेहनत पर पानी फेर दोगे? मैं जब तक जिंदा हूँ तुम्हें और छोड़ू को ऐसा कभी करने नहीं दूंगी। तुम दोनों ने मिलकर यह काम किया है, मैं तुम दोनों को छोड़ूंगा नहीं। तुझे यही बात कर रखूंगा और कल सुबह यादों को उसके घर से पढ़कर पंचायत में ले जाऊंगा। वहीं तुम दोनों का फैसला होगा। नहीं रतन, मुझे छोड़ दो, मैंने कुछ नहीं किया। यदुदा ने कहा था कि अगर तुम्हारे गिलास खराब हो जाए तो उसे ये बायना मिल जाएगा और फिर वो भेजकर मुझे बख्शीश देगा। मैं तुम्हें अभी बांधूंगा, तुझे समझ में आ जाएगा कि दूसरों को नुकसान पहुंचाने का क्या अंजाम होता है। यह कहकर रतन केलों को आंगन में एक पेड़ से कसकर बांध देता है। फिर वो पारुल की तरफ मुड़कर कहता है, तुम जैसी समझदार पत्नी पाकर मैं धन्य हो गया। आज तुम्हारी वजह से मैं एक बड़े नुकसान से बच गया। ऐसा मत कहो, तुम्हें मुसीबत से बचाना मेरा कर्तव्य है। असल में जिस दिन वह आदमी तुम्हें बायना देने आया था, मैं तालाब गई थी, याद है ना? हाँ, याद है। जब मैं तालाब की ओर जा रही थी तो मैंने देखा कि जोधू हमारे घर के पास वाले पेड़ के पीछे छिपा खड़ा था। मैं पहले से ही जोधू के स्वभाव को जानती थी, इसीलिए मैंने चुपचाप उसका पीछा किया और देखा कि वह केलों के घर में घुस रहा था। क्या सच में? हाँ, फिर मैं उनके घर के पास छिपकर उनकी बातचीत सुनने लगी और उनकी पूरी साजिश समझ गई।
सब कुछ भगवान की इच्छा से हुआ। हम तो सिर्फ एक सरिया थे, इसीलिए मुझे धन्यवाद मत दो, भगवान को दो। सुबह होते ही कालीचरण बाबू, जिन्होंने गिलासों का वायना दिया था, रतन के घर पहुंचता है। दरवाजे से अंदर आते ही वह आवाज लगाता है, रतन भाई, क्या आप घर पर हैं? आइए आइए बाबूजी, बैठिए। नहीं नहीं, आज बैठने का समय नहीं है। मुझे गिलास लेकर बहुत दूर जाना है। वैसे जो गिलास बनाने को कहा था वैसे ही बने ना? बिल्कुल जैसे आपने कहा था, वैसे ही 100 मिट्टी के सुंदर डिजाइन वाले गिलास तैयार हैं। वो रहना प्लास्टिक से लपेट कर रखे हुए हैं। अरे, इसे इस तरह क्यों बांध रखा है? मत पूछिए बाबूजी, कल रात ये बदमाश आपके गिलासों पर पानी डालने आया था। इससे और इसके साथी यदु को पंचायत में ले जाना है, इसीलिए बांध कर रखा है। अरे, ये तो बहुत बुरा हुआ। खैर, तुम जो उचित समझो करो। मैं तो अपना सामान लेकर निकलता हूँ, और ये लो तुम्हारे गिलासों के पैसे। धन्यवाद बाबूजी, फिर आइएगा। चल बे, अब तुझे लेकर यदु के घर चलूंगा। फिर छोड़ूं और खेलों को पंचायत में ले जाया जाता है। रतन पूरी बात बताता है और पंचायत जोड़ू और खेलों को दोषी करार देती है। सजा के तौर पर दोनों से रत्न से नुकसान के बदले में 100 गिलासों की कीमत अदा करने का कहा जाता है। इस तरह रतन न केवल अपने क्लासों को पूरे पैसे पता है, बल्कि साजिश करने वालों से भी हार जाना वसूलत है। इस तरह एक कुमार अपनी बुद्धिमान पत्नी की समझदारी से न केवल बड़ी मुसीबत से बचता है, बल्कि दुगना लाभ भी कमाता है।